नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजू लता में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता आज आपके सामने कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है पूंजी। पूंजी का अर्थ, विशेषताएं, महत्व और वर्गीकरण। जिसके इस अध्याय के अंतर्गत हम पूंजी की समस्त जितनी भी हेडिंग्स हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो पहले आ जाते हैं पूंजी का अर्थ क्या है। तो आइए जान लेते हैं पूंजी का अर्थ क्या है। उत्पादित धन का वह भाग जो मनुष्य उत्पादन कार्यों में लगाता है, जिनसे उसे आमदनी प्राप्त होती है, तो वो कहलाता है पूंजी। पूंजी के अंतर्गत हम जैसे अब हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें पूंजी जो है वो उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके बिना यानी पूंजी के बिना बड़े पैमाने पर कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। और इसी कारण आज विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो अल्प विकसित हों और विकसित देश हैं, जो उनके में तो पूंजी की भाव आधिक्य है ही, पूंजी की बहुलता है ही, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं जिनके पास प्राकृतिक साधन, संसाधन और श्रम की मात्रा जो है वो बहुत अधिक है, लेकिन वे पूंजी के अभाव के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब उनकी प्रमुख समस्या क्या है? पूंजी की समस्या है। तो जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व में पूंजी का बोलबाला है। और अब पूंजी का अर्थ क्या है कि जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पूंजी जो है वो धन है, संपत्ति है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ यानी धन के उस भाग को पूंजी कहते हैं जो उत्पादन कार्यों में लगी हुई है या जो उत्पादन कार्यों में कार्य कर रही है, इस प्रकार से जिनसे कि उत्पादन कार्य संचालित किया जा रहा है। जैसे मशीनें हैं, इंजन हैं, हमारे औजार हैं। जैसे कि कोई भी कार्य बढ़ई का कर रहा है, अगर उसके पास औजार नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से संपूर्ण मतलब अर्थशास्त्र जो हमारा है, इसके अंतर्गत संपूर्ण धन या संपत्ति को पूंजी नहीं कहा जाता है। पूंजी का मतलब होता है कि धन का वह भाग जो और अधिक धन को उत्पन्न करके लाए या और अधिक धन को उत्पन्न करे, तो वो पूंजी कहलाती है। यानी समस्त धन जो है वो पूंजी नहीं हो सकता है, लेकिन समस्त पूंजी धन के अंतर्गत आ सकती है। तो इस प्रकार से जो है केवल उत्पादकीय जो धन है वो पूंजी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि पूंजी का अर्थ क्या है। आइए अब हम जान लेते हैं पूंजी की परिभाषा क्या है। पूंजी की परिभाषा देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। मार्शल ने कहा है कि प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को छोड़कर, यानी प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियां जिनसे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती हैं। मार्शल के अनुसार या हमारे अर्थशास्त्र के अनुसार निःशुल्क उपहार वो हैं जो जैसे कि नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, भूमि और हमारी सूरज, चांद, सितारे, हवा, गैसें, ये हमारे लिए प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई हैं। तो ये इनको छोड़ करके जो भी सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं जिन्हें मनुष्य ने प्राप्त किया है अपने श्रम के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, वो सारी संपत्तियां जिनसे आय प्राप्त हो रही है वो पूंजी कहलाती है। जैसे हमारा ट्रैक्टर है, हमारा थ्रेसर है, हमारा कटर है, हथौड़ा है, लोहार के लिए, बढ़ई के लिए उसके सारे औजार हैं, सोनार के लिए उसके औजार हैं, कुम्हार के लिए चौक है, ये चौक जो है जिससे वो बर्तन बनाता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसी प्रकार से टॉमस और चैपमैन ने भी कहा है कि जो पूंजी जो है वो संपत्ति का वह भाग है जिनका प्रयोग अधिक मात्रा में धन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे मशीनें हैं, कच्चा माल है, भूमि है और हमारा यातायात के साधन है, सड़क है, रेल है, नहर है, बहुत सारी चीजें इत्यादि। तो इस प्रकार से चैपमैन ने भी कहा है कि पूंजी धन का वह भाग है जिनसे आय या उत्पादन में सहायता देता है या सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से
पूंजी वो संपत्ति है जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जैसे किसान के लिए ट्रैक्टर। तो ये थी इसके अर्थ और इसकी परिभाषाएं। अब हम जान लेते हैं पूंजी की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं। पहला इसका लक्षण है पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। जैसे कि श्रम जो है वो सक्रिय साधन है। अगर मनुष्य श्रम ना करे तो पूंजी अपने आप कोई भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूंजी और भूमि ये दोनों ही निष्क्रिय साधन है उत्पादन के। और इनमें जब तक मनुष्य अपने द्वारा श्रम, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा जब तक इनमें कार्य नहीं करेगा तब तक ये निष्क्रिय रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं हम 10 लाख रुपया रख देते हैं, कहीं पर एक तिजोरी में भरकर रख देते हैं, और हम उसको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी निकालते हैं, तो वो 10 लाख का 10 लाख ही निकलेगा। और यानी वो निष्क्रिय है, वो कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दूसरा है इसका कि पूंजी श्रम का परिणाम है। यानी पूंजी जो है वो श्रम का परिणाम है, क्योंकि जैसे कि मशीनें हैं, यंत्र हैं, ये सब क्या है, श्रम के द्वारा ही तो बनाए जाते हैं, और श्रम के द्वारा बनने के बाद ये उत्पादन कार्य में सहायता देते हैं। अगला इसका टॉपिक है पूंजी बचत का परिणाम हुआ है। यानी मनुष्य के द्वारा जो बचाया जाता है धन, वो उस बचे हुए धन की सहायता से ही वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से ये पूंजी जो है वो बचत का परिणाम है। अगला है कि पूंजी में उत्पादकता होती है। देखिए पूंजी में उत्पादकता होती है, क्योंकि श्रम जो है वो पूंजी की सहायता से बहुत अधिक उत्पादन कर सकता है। श्रम अकेले इतना उत्पादन नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि उसको पूंजी मिल जाए तो वो और अधिक धन उत्पन्न कर लेगा, ज्यादा धन उत्पन्न कर लेगा। इसलिए तो कहा है कि बड़े पैमाने पर जब भी उत्पादन कार्य होते हैं या विशिष्टीकरण होता है, श्रम विभाजन जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो बड़े लेवल के उत्पादन कार्य में होती हैं, और उसमें पूंजी की आवश्यकता अत्यंत पड़ती है। तो ये पूंजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूंजी में उत्पादकता होती है। उत्पादकता का गुण होता है जिस कारण उत्पादककर्ता पूंजी की मांग या डिमांड करते हैं। अगला है पूंजी की पूर्ति को आसानी से परिवर्तन संभव है। देखिए पूंजी को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है और आसानी से घटाया भी जा सकता है, जबकि भूमि को इतनी आसानी से घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला है इसका पूंजी आय प्रदान करती है। यानी मनुष्य जो है इस अपनी पूंजी को एकत्र करता है जब, तो वो इसलिए करता है ताकि उसे और ज्यादा आमदनी मिल सके। जैसे कि मान लीजिए अब हम हैं, हमारी आमदनी 10,000 रुपये महीने है मान लीजिए, और मैं उसमें से 9,000 रुपये खर्च कर देती हूँ और 1,000 रुपये उठा करके बैंक में जमा कर देती हूँ। तो कुछ समय के बाद बैंक में इतनी पूंजी हो जाएगी, उसे थोड़ा बहुत हमें ब्याज मिल सकता है, जिसके बदले पूंजी जिससे कि उस रुपए के बदले में हमें आमदनी प्राप्त हो रही है। अगला है इसका टॉपिक कि पूंजी में ह्रास होता है। देखिए जो पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, इनका प्रयोग निरंतर करने से, पूंजी का प्रयोग निरंतर हम करते हैं पूंजीगत वस्तुओं का, तो उसमें ह्रास होता है। जैसे कि हमारे लिए किसान का ट्रैक्टर है, वो उसे कमाई तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक समय आने के बाद उसमें ह्रास हो जाता है, उसमें घिसावट होने लगती है। इसके लिए उसको बदलना पड़ता है, समय समय पर पूंजीगत वस्तुओं को बदलना पड़ता है। अगला है इसका अगला पॉइंट है पूंजी अत्यधिक गतिशील साधन है। पूंजी जो है वो सबसे अधिक गतिशीलता उसमें पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये भूमि जो है उसमें स्थिरता होती है, वो गतिशील साधन नहीं है। लेकिन पूंजी को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी का वर्गीकरण के बाद हम पूंजी के महत्व को जानेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं पूंजी का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? पहला इसका वर्गीकरण है चल पूंजी तथा अचल पूंजी। चल पूंजी वह पूंजी होती है जिसका एक बार प्रयोग होता है, उसको दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा कच्चा माल है, बीज है, खाद है, कोयला है इत्यादि। ये एक ही बार में अपने समस्त कार्य कर देती हैं, इनका दोबारा इस पूंजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अचल पूंजी जो है उसका प्रयोग हम उत्पादन कार्य में एक बार लगा करके उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि मशीन है, यंत्र है, हमारे बहुत सारे यंत्र हैं,
मकान है, कारखाना है, इंजन है इत्यादि। ये जो होती है ये अचल जो संपत्ति होती है वो टिकाऊ होती है और जिसे कुछ समय तक बराबर आय प्राप्त होती है। जैसे कि यंत्र है, भवन है, कारखाना है, रेल है, पटरियां हैं, ये अचल पूंजी के उदाहरण हैं। दूसरा है आपका उत्पादन तथा उपभोग पूंजी। आप देखिए उत्पादन पूंजी वह पूंजी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों में लगी हुई है, जैसे कि मशीन, यंत्र, ट्रैक्टर, कच्चा माल, बीज, खाद आदि। ये सब क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों में लगी हुई है और ये श्रम की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है उत्पादन कार्य करने में। और दूसरी है हमारी उपभोग पूंजी। उपभोग पूंजी क्या है कि जैसे जब भी मनुष्य की जो भी आवश्यकता होती है वो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग को जो संतुष्ट करती है वो पूंजी कहलाती है उपभोग पूंजी। जैसे भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान इत्यादि। यानी उपभोग पूंजी के अंतर्गत वे सभी पदार्थ शामिल हैं जो आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करते हैं। अगला है व्यक्तिगत पूंजी तथा सार्वजनिक पूंजी। अब देखिए व्यक्तिगत पूंजी वो होती है जिस पर मनुष्य मतलब व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे मनुष्य की स्वयं की कार, स्वयं का मकान, स्वयं की दुकान। तो ये सब क्या है, ये व्यक्तिगत पूंजी है जिनका वो प्रयोग चाहे तो किसी को करने दे सकता है अपनी इच्छा अनुसार, और यदि ना चाहे तो उसको कोई भी प्रयोग उसका नहीं कर सकता है। जैसे किसान का ट्रैक्टर है वो उसका निजी संपत्ति हो गई, निजी पूंजी है उसकी। और सार्वजनिक पूंजी वो होती है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है, जैसे जो भी उसको संपूर्ण समाज का है, संपूर्ण व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि बगीचे हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, सड़कें हैं, रेलें हैं, सरकारी बसें हैं इत्यादि, अस्पताल हैं, इनमें हर व्यक्ति का इलाज होगा। स्कूल हैं, उनमें हर व्यक्ति जाता है सरकारी स्कूलों में और पढ़ सकता है। ना गरीब अमीर का भेदभाव होता है वहाँ, ना ऊंच नीच जाति पाति का किसी भी प्रकार का भेदभाव वहाँ नहीं होता है। वो सार्वजनिक पूंजी कहलाती है। अगला है भौतिक तथा अभौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या होती है, जैसे कि भौतिक तथा अभौतिक पूंजी वो कहलाती है जिसको हम एक निश्चित रूप और आकार होता है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी वो विनिमय साध्य होती हैं और स्पर्शनीय होती हैं, तो वो कहलाती है भौतिक पूंजी। वो है जैसे कि मशीन, यंत्र, कच्चा माल, मकान इत्यादि। और अभौतिक पूंजी वो पूंजी होती है जिसे मनुष्य छू नहीं सकता है, देख नहीं सकता, केवल अनुभव किया जाता है, जैसे व्यक्ति के अपने स्वयं के गुण और बुद्धि। तो ये सब है अभौतिक पूंजी। अगला है वेतन तथा सहायक पूंजी। वेतन तथा सहायक पूंजी क्या है? वेतन पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जो उत्पादन कार्यों में श्रमिक लगे हुए हैं और इसके बदले में उन्हें जो भी वेतन या जो भी पैसा रुपया मिलता है वो कहलाया जाता है वेतन पूंजी। और सहायक पूंजी वो कहलाती है जो जैसे कि कोई उत्पादनकर्ता मुद्रा के रूप में जो मजदूर को मजदूरी देता है तो वो मजदूरी कहलाती है वेतन पूंजी। जैसे कि एक मास्टर है वो कहीं पढ़ा रहा है और कहीं टीचिंग कर रहा है, तो उसके बदले में उसको जो भी वेतन या जो भी रुपया मुद्रा के रूप में मिलता है वो कहलाता है वेतन पूंजी। और सहायक पूंजी वो पूंजी कहलाती है जिनकी सहायता से श्रमिक उत्पादन कार्य करता है, जैसे कि औजार हैं, कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, ये सब कहलाते हैं सहायक पूंजी। यदि जैसे कि मान लीजिए कोई बढ़ई है और उसके पास औजार नहीं है, खाली लकड़ी उसके पास रख दी जाए तो वो कोई भी उत्पादन कार्य नहीं कर पाएगा। अगली पूंजी के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय पूंजी वो पूंजी होती है जो किसी एक देश की सीमा के भीतर कार्य कर रही होती है, वो कहलाती है राष्ट्रीय पूंजी। एक देश राष्ट्रीय पूंजी यानी एक देश की समस्त पूंजी आ जाती है इसके अंतर्गत, और इसमें व्यक्तिगत पूंजी भी शामिल होती है और सार्वजनिक पूंजी भी शामिल होती है। और इसके बाद में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, यानी जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के उदाहरण हैं। अगला है इसका
कार्यशील तथा व्यवसायिक पूंजी। अब देखिए कार्यशील पूंजी के अंतर्गत क्या आता है कि जो कार्य कर रही है जो पूंजी, जिसका प्रयोग व्यवसायी अपने कार्य में लग कर रहा है, वो पूंजी कहलाती है। चलाने के जो कर रहा है वो कहलाती है कार्यशील पूंजी। और व्यवसायिक पूंजी वो कहलाती है जो वो किराए पर चला रहा है। जैसे कि मकान है, मान लीजिए उसने मकान बनाकर खड़ा कर दिया और उससे किराया वसूल कर रहा है, तो वो कहलाएगी व्यवसायिक पूंजी। और यंत्र है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर खरीद लिया और किराए पे चला रहा है, या कोई कार खरीद ली और उसको बारातों में चला रहा है, या किसी कहीं लाने ले जाने में लगा रहा है, चला रहा है, तो वो कहलाएगी व्यवसायिक पूंजी। एक अर्थी तथा, इसका अगला है एक अर्थी तथा बहुअर्थी पूंजी। एक अर्थी पूंजी तथा बहुअर्थी पूंजी के अंतर्गत क्या होता है? एक अर्थी पूंजी, जैसे कि एक अर्थी पूंजी का सबसे बढ़िया उदाहरण है रेल की पटरियां, जिनके अंतर्गत केवल ट्रेन ही चल पाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं चल पाएगा एक अर्थी पूंजी के अंतर्गत। लेकिन बहुअर्थी पूंजी जैसे सड़क इसका उदाहरण है, उस पर चाहे तो आप ट्रक चलाइए, चाहे ट्रैक्टर चलाइए, चाहे कार चलाइए, चाहे जिस पूंजी का प्रयोग हम कई रूप में कर सकते हैं वो कहलाएगी बहुअर्थी पूंजी। और एक अर्थी पूंजी जिस पर केवल एक ही रूप में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी एक अर्थी पूंजी। तो इसके साथ में हमारा ये पूंजी का वर्गीकरण समाप्त हुआ। और आइए अब हम जान लेते हैं पूंजी का महत्व क्या है। तो इसके आगे हम अध्ययन करेंगे पूंजी महत्व है। पहला महत्व इसका बड़े पैमाने पे उत्पादन संभव। क्यों? पूंजी के अभाव में, मैंने पहले भी आपको बताया इसके वीडियो के प्रारंभ में, कि पूंजी के अभाव में कोई भी बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता है, जिसके लिए हमें पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। पूंजीगत उद्योगों की स्थापना में सहायक। दूसरा पूंजी का महत्व है कि पूंजीगत जो भी उद्योग है इनकी स्थापना में सहायक होता है, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वो पूंजी के ऊपर निर्भर करता है, पूंजीगत साधनों पर निर्भर करता है। यदि जहां पर पूंजी ज्यादा होगी उस देश में उद्योगों का विकास होगा, और उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है आधुनिक तकनीकों का उपयोग संभव। आधुनिक तकनीकें, क्योंकि जैसे जो हरित क्रांति आई कृषि में, या अत्यधिक उपयोग किया गया हाइब्रिड बीजों का, या जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी तकनीक अच्छी आती है, उस तकनीक का प्रयोग करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और उत्पादन कार्य में हम अधिक आधुनिक पूंजी का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। पूंजी का महत्व इस बात से सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में पूंजी का अत्यधिक महत्व है। दूसरा है जीवन स्तर में वृद्धि, क्योंकि जब लोगों की आमदनी ज्यादा होगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, और जब जीवन स्तर उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि होगी। अगला है प्राकृतिक साधनों का प्रयोग। जब भी हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमें पूंजी का प्रयोग करना पड़ता है। देश का आर्थिक विकास संभव। देश का आर्थिक विकास संभव, बिना पूंजी के देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हमें देश का या अपने परिवार का विकास करना होगा उसके लिए हमें पूंजी की यानी धन की या रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है। और जिस व्यक्ति के पास ज्यादा रुपया पैसा होता है तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा धनी है, ज्यादा अमीर है, यानी उसका विकास हमें दिखता है। उसी प्रकार से हमें अपने देश का भी विकास करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी कोई योजनाएं बनाएंगे बड़ी बड़ी, उसके लिए हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होगी। अगला है मानवीय पूंजी का निर्माण संभव। देखिए, जो प्राकृतिक पूंजी होती है उसका विद्रोहन करने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और श्रम की आवश्यकता के साथ साथ में जो मनुष्यकृत पूंजी होती है, जैसे कि यंत्र हैं, कंप्यूटर है, बड़े बड़े जो औजार बनाए जाते हैं, बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते हैं, उनके लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये जितने भी कार्य हैं ये बिना पूंजी के संभव नहीं है। अगला है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कब होगी? जब मनुष्य के पास पूंजी ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि जब किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है तो उसमें मनुष्य की आमदनी भी बढ़ती है, जिस कारण पूंजी का निर्माण होता है। अगला है
गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक यानी जो भी अर्ध विकसित देश होते हैं, जो भी अल्प विकसित देश होते हैं, उनमें गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। करीबन 20% से 30% के बीच में लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। इनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना इसका विकास संभव नहीं है। पूंजी में वृद्धि करके ही किसी भी देश की जो गरीबी का दुष्चक्र है, इसको तोड़ने में सहायता मिलेगी। अगला है सैनिक शक्ति का आधार। पूंजी जो है सैनिक शक्ति का आधार होती है। सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए यानी दृढ़ करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है तो वो देश कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि सेना पर अत्यधिक व्यय किए बिना किसी भी देश की सीमा को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण वर्ष में जो 2008 की जो तिमाही वर्ष थी, उसमें अमेरिका भीषण वित्तीय संकट से जूझ रहा था। अतः देश की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और ये पूंजी इसका आधार है। अगला है राजनीतिक स्थायित्व। देखिए, किसी पर्याप्त पूंजी के अभाव में किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व नहीं प्राप्त होता है। अधिक अस्थायित्व है, इसकी सदैव भय बना रहता है। और जो पूंजी वाले देश होते हैं उनमें इस प्रकार का राजनीतिक अस्थायित्व का जो भय होता है वो नहीं होता है। तो ये थे हमारे पूंजी के महत्व। अब हम कृषि कार्य में भी पूंजी के महत्व को जान लेते हैं। कृषि कार्य में हम जब भी कृषि कार्य में करते हैं तो यानी विभिन्न कृषि कार्यों के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम यंत्र खरीदेंगे, अच्छे बीज खरीदेंगे तो हमें पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद में दूसरा है हरित क्रांति। जब हरित क्रांति हमारे देश में आई तो इसके लिए हमें पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता। पूंजी के अभाव में कई राज्यों में हरित क्रांति का विस्तार जितना होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ। 1966 और 1967 में जब हरित क्रांति हमारे देश में आई, नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसको लागू किया, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ऐसे जो राज्य थे इनमें इस क्रांति का ज्यादा विस्तार हुआ और ज्यादा फायदा मिला। लेकिन जो हमारे राज्य गरीब थे वो जिनमें पूंजी का अभाव था वो इतना उनको इस क्रांति का उतना विस्तार नहीं मिला। अगर इसका क्या है भारतीय कृषि और पूंजी, यानी भारतीय जो कृषि है वो पूंजी पर आधारित है। क्योंकि पूंजी के बिना, क्योंकि जैसे हमारे देश में जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से हमें खाद्यान्न पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और खाद्यान्न पदार्थों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खेती में हमें नित नए आविष्कार करने पड़ेंगे, नित नए प्रयोग करने पड़ेंगे, जिस कारण जितनी भी हमारी जनसंख्या हो रही है उत्पन्न, उनका पेट भरा जा सके। क्योंकि जो बच्चा आता है वो अपने साथ में 2 हाथ लेकर आता है काम करने के लिए, लेकिन वो बच्चा तुरंत काम नहीं करने लग जाएगा। उसके लिए उसको उस योग्य बनाने के लिए उसके खर्च को उठाना पड़ता है, उसको खाने पीने का पूरा प्रबंध करना पड़ता है। इसीलिए जब हम जनसंख्या की ओर हमारा ध्यान जाता है तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारे यहाँ पूंजी की जो अपर्याप्त मात्रा है उसको हम विस्तार कैसे दें, उसको हम पूंजी निर्माण को कैसे हम बढ़ावा दें। तो ये इस तरीके की नीतियाँ बनाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।